पाकिस्तान वासियों, जो आपके यहाँ चेनाब रिवर आती है वो यही है, क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं है इस गांव के बारे में। टेम्परेचर में सब खराब हो जाता है। एक और चीज की जरूरत होती है, वो है दारू। ये है खंगसर, हिमालय की गोद में बसा हुआ एक छोटा सा गांव, जहां पर मैंने पूरे 7 दिन बिताने का फैसला लिया, क्योंकि मुझे ये जानना था कि -35 डिग्री में लोग अपना जीवन यापन कैसे करते हैं। और पहले ही दिन मुझे बहुत सारी ऐसी बातें पता चली जिनसे मैं बिल्कुल अनजान थी। तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और टेम्परेचर है -13 डिग्री सेल्सियस। लेट्स गो आउट। खिड़की इज द ओनली वे। तो सबसे पहले मेरा स्टे एक्सप्लोर करते हैं, पद्मा कॉर्पो होम स्टे। अब मैं जाऊंगी सबसे पहले ब्रश करने, पर यहाँ पे ब्रश नॉर्मल तरीके से नहीं करते। कैसे? लेट्स फाइंड आउट। Where is the water? पानी इसमें भी नहीं है। Is the water? ये है हमारे प्यारे अंकल। यहाँ भी पानी नहीं आ रहा है, बर्फ। तो यहाँ पे सारे कार्यों के लिए अलग से पानी स्टोर करके रखा जाता है। नल में पानी नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि यहाँ पे जो टंकी में पानी है वो ठंड के टाइम पे फ्रीज हो जाता है। जब टंकी में पानी फ्रीज हो जाता है और हम ऑन करेंगे तो पूरा जो पाइप है उसमें पानी फ्रीज हो जाएगा और वो एक्सपैंड करके फट जाएगा। पानी ढूंढते ढूंढते मैं किचन में पहुंच चुके। ये है किचन एरिया। ये है हमारी प्यारी आंटी। राज बन रहे हैं मोमोज। ये है तंदूर, ये है मोमोज। टुगेदर दे आर तंदूरी मोमोज। इस वाले नल में जो शर्मा रहा है, अभी दिखाऊंगी मैं, पानी आ रहा है। जादू। ये स्प्रिंग वाटर है। स्प्री वाटर है। स्प्रिंग वाटर। स्प्रिंग वाटर। इसको रोकते क्यों नहीं अंकल? ये क्योंकि रात भर भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है। रोकने से ये जम जाता ना। इसके बाद समय हो चलता है मेरे पहले ब्रेकफास्ट का, जिसमें मैं मोमोज और खीर खाती हूँ। चलो रूम टूर करते हैं। ये है मेरा शाही बिस्तरा, और ये एक नहीं है, बस 1 2 3। और उसके बाद ये सारी चीजें लगाई गई हैं ताकि ठंडा ठंडा ना महसूस हो। और जब कंबल से बात नहीं बनती है तो स्पेशल आइटम यूज किया जाता है। इसका नाम हीटर है। हीटर को हम ऑन करते हैं, और अगर आपकी सिर्फ इससे बात ना बने तो हमारे पास एक और इंतजाम है। ये है तंदूर। इसमें जाती है लकड़ियाँ, लकड़ियों को जला देते हैं। लकड़ियों से जो आग निकलता है वो इस पूरे रूम को हीट करता है, और जो धुआं होता है इस पाइप के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो अब चलते हैं छत पे। इस पूरे एरिया को एटिक बोलते हैं। इसमें सारा सामान है स्नो को क्लियर करने का, जब हेवी स्नोफॉल हो जाए। ये बड़ा सा खुबड़ा। इतनी सारी लकड़ियां काट के इंतजाम कर लेते हैं पहले ही विंटर्स के लिए, ताकि हमारे जैसे लोगों के लिए तंदूरी में आग लगा सके। और अब छत पे आके रात में स्टार गेजिंग कर सकते हैं, जब स्काई बहुत ज्यादा क्लियर हो। अब सारे स्टार्स देख सकते हो, इनफैक्ट दूसरे प्लांट्स भी देख सकते हो। ये है घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, जहाँ पर खजाना दबा कर रखा जाता है, यानी कि स्टोर रूम। से पहले वाले टाइम में ये यूज होते थे ना, छांग बियर टाइप का। गौर से देखे इस आदमी को। ठीक। बाद में उसी छांग को बॉईल करके फिर वो लास्ट में जो निकलेगा वो स्ट्रॉन्ग वाला जो आप बोल रहे थे, देसी है। मुझे यहाँ से होमस्टे के ओनर ने बोला है कि उनके मामा जी का घर है ऊपर, वहाँ से मुझे चाय पी के आना है। दैट्स माय टास्क। और वो घर वहाँ है जहाँ आपको लास्ट धूप दिख रही है। बाय द वे, आज मेरी क्रिसमस है। धनतेरस की लख लख बधाइयाँ। पिछले कुछ सालों में यहाँ पे बर्फबारी काफी कम हो गई है, इसीलिए इस बार मुझे 25 दिसंबर है और कोई स्नोफॉल नहीं है, नामो निशान नहीं है। अगर स्नोफॉल नहीं होगा तो यहाँ पे लोगों को पानी की दिक्कत हो जाएगी। हम लोग एक विलेज के अंदर जा रहे हैं अभी। अब आप जा रहे हो कहाँ पे? सर्फ। ओह, इट्स टू मच कोल्ड। हाँ मम्मी, मिशन फेल्ड, स्नोमैन नहीं बना। तो मैं यहाँ पे आई थी स्नोफॉल देखने के लिए। मुझे पता चला था कि लाहौल ही वो जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा स्नोफॉल होती है हिमाचल में। तो मैंने सोचा कि जब स्नोफॉल ही देखना है तो ऐसी जगह से शुरू किया जाए जहाँ पर स्नोफॉल खुद शुरू होता है। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई तो पता चला कि जो 23 तारीख को भी स्नोफॉल हुआ था वो बहुत ही कम देर के लिए हुआ था और बहुत ही कम हुआ था। अगला स्नोफॉल 3 तारीख को है, और यहाँ पे विंटर में टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। मुझे ये जानना था कि लोग इतने कम टेम्परेचर में कैसे रहते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं। सब कुछ फ्रीज हो जाता है, पानी फ्रीज हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाता है, क्योंकि अगर स्नोफॉल हो जाता है तो रोड ब्लॉकेज हो जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये लोग कैसे अपने आप को इतना लाइवली रखते हैं, अपने आप को गर्म कैसे रखते हैं, क्या कपड़े पहनते हैं, सब्जियां कैसे उगाते हैं, खाना कैसे बनाते हैं। तो इन सारी बातों को जानने के लिए मुझे यहाँ पे रहना पड़ रहा है। तो इनमें से कुछ बातें मुझे पता चली हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो यहाँ लोग जो पौधे उगाते हैं वो ग्रीन हाउस में उगाते हैं, और उस टाइप की फार्मिंग को हम लोग कहते हैं एक्सोटिक फार्मिंग। अब उस एक्सोटिक फार्मिंग में क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे ब्रोकली, रेड कैबेज। द प्रोसीजर इज टफ। क्या होता है कि पहले
जो बीज होता है उसको इन ग्रीन हाउस में डालते हैं। उसके बाद टेम्परेचर उसका घटता है, बढ़ता है, डेली पानी डालना है, ये करना है, वो करना है, सारी मेंटेनेंस के साथ जब वो बीज इतना बड़ा हो जाता है तब वो उस बीज को हटा के फिर जो नॉर्मल खेत है उसमें, बाहर वाला खेत है उसमें बो देते हैं और इस तरह वो पौधा बड़ा होके ब्रोकली बन जाता है, एला ब्रोकली। जीवन यहाँ पे नॉर्मल है, ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द ब्लू कुछ करते हैं कि हमें नहीं पता चलेगा या समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब बर्फ पड़ती है यहाँ पे, हाई इंटेंसिटी वाली बर्फ पड़ती है तो 15-15 फीट बर्फ पड़ती है। तो अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि खंगसर पहुंचा कैसे जाए। तो सबसे पहले आपको आना है दिल्ली, दिल्ली से आना है मनाली और मनाली से वापस घर लौट जाना है क्योंकि बहुत ठंड हो रही है। जोक्स को साइड करते हुए मनाली से आपको एक लोकल बस मिलेगी जो आपको डायरेक्टली खंगसर छोड़ देगी। तो जिस होम स्टे में मैं रह रही हूँ उसका आता पता मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अगर आपको यहाँ पे आना है तो स्टे हियर, वेरी कोजी होम स्टे। इतना ज्यादा सुंदर है कि पहले तो बिलीव ही नहीं हो पाता कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है रियल लाइफ में। पेंटिंग है वो, रियलिटी नहीं है। और ट्री लाइन वहीं पे खत्म है, स्लाइड कर जाऊं मैं वहां से, धक्का दे जाऊं मुझे। सूरज वहां पे था एकदम उस माउंटेन के एकदम टॉप पे। धीरे धीरे जैसे जैसे ढल रहे सूरज वैसे वैसे वहां से रोशनी दिखेगी, वो लाइन ऊपर जाता जाएगा। चांद अगर निकला हो, जो कि कल निकला था, तो ये बर्फ वाले जो पहाड़ है तो टॉप क्लास दिखेंगे ना। मुझे ब्रोकली मिला, सारा कुछ खराब हो जाता है। एक और ब्रोकली तो देखा, ये होती है एग्जॉटिक फार्मिंग। ठंड में कुछ नहीं बचता, पहाड़ों में बहुत छोटे छोटे गांव होते हैं और ये गांव काफी अनएक्सप्लोर्ड है। इनफैक्ट लोग सिसु में आ जाते हैं जो इससे पीछे है और केलोंग चले जाते हैं जो इस गांव से आगे है, लेकिन यहाँ पे नहीं आते क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं है इस गांव के बारे में। इनफैक्ट मनाली में भी लोगों को नहीं पता है खंगसर के बारे में। ग्लेशियर का पानी दिस मेक्स मी हैप्पी। ये देखो कैसे पानी फ्लो हो रहा है और आसपास बर्फ जमी पड़ी है। ये पानी आता हुआ अगर कॉन्टिन्यूस फ्लो में नहीं रहा, पाइप भी एक्सपैंड करके बर्स्ट कर जाएंगे। यही पानी लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। हम ऐसे पानी शहरों में यूज भी नहीं कर सकते हैं, दिल्ली जैसे शहर में तो बिल्कुल भी नहीं, जहर है वो हमारे लिए। ये घर दिखने में हमारे ही घर जैसा है, लेकिन यहाँ जो लोग रहते हैं उनका रहन सहन हमसे काफी अलग है। अंदर के लोग बहुत क्यूट होते हैं। अब देखना ये है कि क्या मुझे चाय मिल पाएगी। मुझे जाना है वो पिंक वाले घर में, पिंक एंड ग्रे घर। जीवन आसान नहीं है। मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गई। अब चाय पीने का टाइम है, लेट्स गो। कि आप चले जाना और चाय पी के आना। अच्छा, वो हम चाय पीने आए हैं। वहाँ बैठे हैं आप। तीसरे दिन मैं कुछ ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करने निकल जाती हूँ जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। जैसे कि ये चंद्रभागा संगम। ये संगम बुद्धिस्ट जनों के लिए उतना ही पूजनीय है जितनी हिंदुओं के लिए गंगा, क्योंकि दाह संस्कार के पश्चात बुद्धिस्ट जन अस्थि विसर्जन के लिए इसी स्थल पर आते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान वासियों, गौर करना मेरी बात पे, जो आपके यहाँ चेनाब रिवर आती है वो यही है, चंद्रभागा रिवर। ये जो रिवर है ये चंद्रा रिवर है, ये चंद्रताल लेक से निकल के आती है। और ये जो रिवर है वो भागा रिवर है। ये दोनों यहाँ पे मिलते हैं परपेंडिकुलरली और एक साथ मिल जाते हैं तो बन जाते हैं चंद्रभागा रिवर। आपको लग रहा होगा कि ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, पत्थर के ऊपर पत्थर रख दिया सेट करके, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। इसके पीछे एक लॉजिक है। तो ये एक बंदा है, ये आपका फैमिली मेंबर है, एक दोस्त है, जो ये एक पत्थर है, फिर ये दूसरा पत्थर भी वही रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई भी जिसके बारे में आप अच्छा चाहते हो कि अच्छा हो उसके साथ, तो सारे पत्थर ना इंडिविजुअल मेंबर्स के बारे में है। तो यहाँ बहुत सारे और बने हुए हैं। पहले मुझे भी लगा था कि अरे इससे तो खेल सकते हैं, चलो स्ट्रक्चर बनाते हैं। और जब एक एक पत्थर रखते हैं तो सोलो सोलो बोलते हैं, तो इसीलिए इनका नाम भी सोलो है। इसका एक और काम था पहले के टाइम में कि हम रास्ता चल रहे हैं ना, और ऐसे पहाड़ी रास्तों में कुछ पता नहीं होता कि कहाँ से शुरू कहाँ से खत्म है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स अगर मिलते थे तो एक माइलस्टोन का काम करते थे। तो लोग ना रास्ता नहीं भटकते थे, उन्हें पता होता था कि ये अच्छा ये मिल गया, ठीक है इतना पार कर लिया।
मतलब हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। चंद्रभागा संगम से हमारी गाड़ी सरपट दौड़ने लगती है लाहौल स्पीति के हेडक्वार्टर केलोंग की ओर, जो कि अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत जगह है और मनाली से लेह ड्राइव करके आने वालों के लिए एक रेस्ट स्टॉप की तरह काम करती है। लेकिन मुझे तो इंटरेस्ट था इस म्यूजियम को एक्सप्लोर करने में, जहाँ पर मुझे मिलती है ये भेड़ के बाल काटने वाली कैंची, ये तीर कमान, सूत काटने वाला चरखा, पत्थर का खूपद जिसमें यहाँ की लोकल डिश थुक्पा बनाई जाती है, और मेरा फेवरेट ये नमक चाय बनाने वाला अजीबोगरीब हथियार। वैसे तो इस म्यूजियम में इन सब के अलावा और भी चीजें थी, पर अब समय हो चला था एक बर्फीली मोनेस्ट्री को देखने का। नाइस टू मीट यू ब्रदर। मैं इतनी ज्यादा मेस्मराइज्ड हूँ मेरे सराउंडिंग से। वहाँ पे धूप की किरण पड़ रही है, आखिरी किरण उस पहाड़ पे, एकदम लास्ट वाली पहाड़ पे। पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट बहुत ज्यादा सुंदर है। लकवा ना मार जाए इतनी सुंदरता से। स्नो 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 कवर्ड है। स्पीक पर देखो, स्पीक पर देखो। मुझे शायर बनना पड़ेगा ऐसी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। सिंपल लैंग्वेज में तो नहीं बता पा रही मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ऐसी जगह पे आने का मौका मिला है इन माई लाइफ टाइम। एक मिनट, ये आलू गोभी है। आलू गोभी क्यों बोल रही हूँ मैं? एक्चुअली गोभी है, आलू तो हम डाल के बनाते हैं। इतनी ज्यादा बर्फ है, ऐसे टेम्परेचर में सब खराब हो जाता है। तो ये सब्जियों का एग्जाम्पल है जिनकी हालत ऐसी हो जाती है। सब्जियां ग्रो नहीं कर सकते हैं इस मौसम में। 6 महीने तक पूरा हड़ताल है सब्जी का। लाइफ इज अमेजिंग। क्या ही चीज बना दी है यार। इस स्ट्रक्चर का सिग्निफिकेंस ये है, पूजा से स्थापना की जाती है इसकी, और जब भी ऐसा स्ट्रक्चर दिखे तो उसकी एक परिक्रमा करनी होती है। इसकी परिक्रमा करना बहुत फायदेमंद होता है, इससे गुड वाइब्स आती है, अंदर पॉजिटिविटी आती है और बस अच्छा लगता है। तो ये स्ट्रक्चर जहाँ पे दिखे जगह। हाँ, अगर आप कार से आए, किसी भी गाड़ी से आए, जैसे बाइक वाइक से भी आए, तो इसकी परिक्रमा उस पर बैठे बैठे ऐसे कर सकते हैं। ये एक्चुअली एक मोनेस्ट्री है और इसका स्ट्रक्चर ऐसे नीचे से चौड़ा, ऊपर से थोड़ा सा पतला और एकदम ऊपर लंबा जो है, ये स्ट्रक्चर एक्चुअली लद्दाखी स्ट्रक्चर है। तो इसे बनाने के लिए लद्दाख से ही लोग बुलाए गए थे। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे मैं ये भूल रही थी कि मेरा घर कहीं और है, और यहाँ कोई भी इमारत ना होते हुए भी सब अच्छा लग रहा था। बहुत दिनों बाद ऐसा वक्त आया जब मेरा मन शांत हो गया था और मैंने उसी पल में रहना शुरू कर दिया। ये दिन वाकई मेरे जीवन के सबसे खूबसूरत दिनों में से है। हर एक मोड़, हर एक पल एक अलग कहानी लेकर मेरे सामने प्रकट हो रहा था। वैसे तो हम लोग आज राजा गेपन के दर्शन करने कोकसर पहुंचे थे, पर कोकसर से आगे जाना अलाउड नहीं था। इसी कारण हम लोग यहाँ पर थोड़ा समय बिताकर वापस सिसु जाने का फैसला लेते हैं। सिसु लाहौल स्पीति का सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन। लिविंग माई ड्रीम। मुझे नहीं पता था नर्सरी में ग्रीनरी के अलावा कुछ और भी हो सकता है। पाँच दिनों के बाद 2023 का आखिरी दिन आ जाता है, लेकिन नहीं आती तो बर्फ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 7 दिन बिताने का इरादा किया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि ठंड नहीं पड़ रही थी। दिन में तापमान -7 -8 रह रहा था और रात में वही तापमान -20 -22 डिग्री तक पहुँच जा रहा था। उधर घर में नानी की भी एंट्री हो गई थी, जो इस उम्र में भी सारा दिन कुछ न कुछ काम करने पर उतारू थी। और मैं भी इस घर में इतना रम गई थी कि न्यू ईयर की तैयारी के लिए खुद ही जिम्मेदारी उठा लेती हूँ, जिसमें सारा काम मेरे 2 शागिर्द कर रहे थे, क्योंकि मैंने तो जिम्मेदारी उठा ही रखी थी ना। इसी दौरान मुझे एक और फैसिनेटिंग बात पता चलती है। ऐसे ये सारे पहाड़ देखने में लग रहे होंगे ना कि बंजर है, यहाँ पे कोई रहता नहीं होगा, लेकिन जब गर्मियाँ आती है ना तो ये सारे पहाड़ ग्रीन हो जाते हैं और इन पहाड़ों पे चरवाहे जाते हैं अपने भेड़ बकरियों को लेके, क्योंकि यहाँ के ग्रासेस को बोला जाता है कि जड़ी बूटियों जैसे हैं। अगर भेड़ बकरियाँ ये ग्रासेस खाएंगी तो बहुत ज्यादा हेल्दी और मस्त होंगी। और यहाँ पे जो दूध मिलता है वो एग्जैक्टली गायों से मिलता है। ऐसे पैकेट वाला दूध कोई नहीं यूज करता, सबके घर में गायें हैं, 2-3 गायें सही, लेकिन सबका अपना कंजप्शन के लिए रखा हुआ है। और जो वहाँ से मक्खन घी ये सब मिलता है ना, ये अमृत से कम नहीं है।
मैं देवता से मिलने जा रही हूँ और उसके लिए सबसे पहले कपड़ा खरीदना होता है देवता जी पे चढ़ाने के लिए। एक और चीज की जरूरत होती है, वो है दारू की। क्यों होती है, कैसे होती है, उसका रीजनिंग क्या है, उसके बारे में मैं थोड़ी देर में बताऊंगी आपको। हिमाचल को देवभूमि कहते हैं क्योंकि यहाँ पे 350 से 400 देवता का वास होता है। हर एक गांव के अपने देवता होते हैं और लाहौल में लगभग 12 देवता हैं। जब भी किसी को यहाँ पर कोई परेशानी होती है, मुसीबत आती है, तब वो देवता को पुकारते हैं या अपनी बातें शेयर करते हैं उनसे। तो किसी की भी मन्नत पूरी होती है ना, तो देवता उनके घर आते हैं। तो मैं अभी जहाँ पे आई हूँ, मैं देवता से ही मिलने आई हूँ और ये कपड़े लेकर आई हूँ उन पर चढ़ाने के लिए। तो चलो देवता जी से मिलते हैं, फिर अपनी थोड़ी सी बातें शेयर करते हैं। अभी मैं जिन देवता से मिलने आई हूँ उनका नाम है राजा गेपन। और ऐसा नहीं है कि देवता बाहर ही घूमते हैं, देवता का अपना स्थान है, वो वहाँ पे रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे जिसकी मन्नत पूरी होती जाती है, वैसे वैसे देवता उनके घर पे विजिट करते हैं। उनके साथ लोग होते हैं जगराता करने के लिए। तो ये जो मैं दारू लेके आ रही थी, वो एक्चुअली उन्हीं के लिए है जो पूरी रात उनके साथ बैठते हैं। अभी हम देवता जी के पास जा रहे हैं, बाकी बातें उनसे मिलने के बाद करते हैं। देवी बोटी राजा गेपन, पूरा गोल्ड का है, वो जो छतरी बनी हुई है। ये दोनों हमेशा साथ चलेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। ये 6 तारीख को अलग होंगे, 7 को रेस्ट, 8 को बंद, फिर 3 साल के लिए बंद। भी दर्शन करना है ऐसे, यहाँ पे अपना सिर लगा के। बहुत अच्छा लगा। तो मैं अंदर गई उन पर कपड़ा चढ़ाने के लिए, तो मुझे पता चला कि देवता अकेले नहीं घूमते हैं, देवता के साथ देवी बोटी भी होती हैं, वो कभी अलग नहीं होते हैं। मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ ना कि देवता घूमते हैं, हर किसी के घर जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? देवता और देवी अलग अलग जगह स्थापित होते हैं, इनका अपना घर होता है। जो यहाँ गाँव के लोग हैं, वो अपनी मन्नत जब भी मांगते हैं और उनकी मन्नत पूरी होती है, और देवी दोनों अपने घर से निकलकर इनके घर पे आते हैं। जब देवता आते हैं तो उनके साथ हजारों की तादाद में लोग भी आते हैं जो उनको कैरी करते हैं, उनके साथ घूमते हैं। तो अभी जैसे कि मैंने बताया कि देवता कभी अकेले नहीं घूमते, वो देवी जी के साथ घूमते हैं। तो अभी क्या होगा, 8 तारीख को देवता और देवी अलग हो जाएंगे। ये जो भी हैं, जैसे भी हैं, उन्हें डिसेंबल कर दिया जाएगा और दोनों को अपने अपने स्थान पे पहुंचाया जाएगा। पर ये जब वक्त आता है तब सारे लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि ये जुदाई का वक्त होता है। देवी देवता सेपरेट होने के बाद 3 साल के बाद फिर से मिलेंगे। मतलब ये 3 साल तक कुछ नहीं होगा, वो अपने स्थान पे रहेंगे। और 3 साल के बाद देवी देवता फिर से निकलेंगे और जिनकी जिनकी मन्नत हुई है उनके घर फिर से आएंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे 350 से ज्यादा देवता हैं और जो राजा गेपन है वो हिमाचल के सबसे बड़े देवता माने जाते हैं। इसी के साथ साथ मेरा ये एडवेंचर भी खत्म हो गया। मैंने खंगसर में बस समय ही नहीं बिताया, ऐसी मेमोरीज भी बनाई जिन्हें मैं हमेशा अपने साथ रखूंगी। बस कसर रही तो एक ही चीज की, और वो कि मैंने सबसे कोल्डेस्ट विलेज में रहकर भी बर्फबारी नहीं देखी। शायद फिर कभी